सभी को नमस्कार। मानक हिंदी वर्णमाला तथा अंक के अंदर देखिए, हम हिंदी वर्तनी के मानकीकरण की बात कर रहे थे, जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली के द्वारा 2024 को एक जो पुस्तिका है जारी की गई थी। उसके अंदर हिंदी के क्या क्या नियम बताए गए हैं, उन नियमों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। उसी कड़ी में देखिए, मानक हिंदी वर्णमाला तथा अंक लिखा हुआ है कि वर्ण ध्वनियों के लिखित रूप हैं। लिखा हुआ है कि वर्ण ध्वनियों के लिखित रूप हैं, वर्ण भाषा के मौखिक रूप के प्रतीक होते हैं। वर्णों को ध्वनि चिन्ह भी कहा जाता है। ये वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में सर्वत्र एकरूपता बनाए रखने के लिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा विद्वानों के विचार विमर्श के पश्चात हिंदी वर्णमाला तथा अंकों का अद्यतन मानक स्वरूप निर्धारित किया गया है, जो इस प्रकार है। हिंदी वर्णमाला, फिर इसमें स्वर दिए गए हैं ना। स्वर दिए गए हैं ए, आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अनुस्वार और विसर्ग दिए गए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो कुल स्वर माने हैं वह इन्होंने भी 11 ही माने हैं, क्योंकि एक विवाद जो आगत ओ का वो इसमें जोड़ा जा रहा था, वह नहीं है। हम बात करें केंद्रीय हिंदी निदेशालय की, तो उन्होंने कितने स्वर माने हैं? 11 स्वर ही हैं। 2 उन्होंने अयोगवाह मान लिए गए हैं, जिसमें अनुस्वार और विसर्ग आते हैं। तो ये जो है इसके अंदर ये 11 स्वर निर्धारित हैं। कुल स्वर 11 है। संस्कृत के लिए प्रयुक्त देवनागरी में री तथा लृ भी सम्मिलित है, किंतु हिंदी में इनका प्रयोग न होने के कारण इन्हें हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। तो जो री है वह और लृ है वह संस्कृत में मान्य है, जबकि हिंदी में यह प्रचलित नहीं है। इनका प्रयोग नहीं होने के कारण यह इसमें हिंदी की मानक जो वर्णमाला है उसमें स्थान नहीं दिया गया है। ये देखिए व्यंजन दिए गए हैं। इसमें मूल व्यंजन दिए गए हैं, ये क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य। इस प्रकार से इन्होंने ये जो मूल व्यंजन है वो दिए गए हैं। ये तालव्य, ये मूर्धन्य, ये दंतश और ये है। फिर उन्होंने संयुक्त व्यंजन दिए हैं। उन्होंने 4 संयुक्त व्यंजन माने हैं। क्ष है, त्र है, ज्ञ है और श्र है। फिर उन्होंने 2 उत्सिप्त माने हैं, जिसमें ड है और ढ है। फिर उन्होंने एक विशिष्ट व्यंजन माना है, जिसमें ळ आता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि विशिष्ट व्यंजन उन्होंने कौन सा माना है? ळ माना है। आगे देखिए, मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। मूल व्यंजन कितने बताए गए हैं? 33, यानी क से लेकर के और जो ग तक है वो कितने हैं? देखिए उन्होंने किस प्रकार से बताए हैं। 33 तो उन्होंने मूल व्यंजन बताए हैं, 4 उन्होंने संयुक्ताक्षर बताए हैं, 2 उन्होंने उत्सिप्त व्यंजन बताए हैं, या जिनको ताड़नजात बोलते हैं, जिसमें क्या आता है? एक तो ड आता है और एक ड आता है, ये माने हैं। और एक उन्होंने क्या माना है? विशिष्ट व्यंजन माना है। कौन सा वाला? ये जो आपने देखा होगा ना, ड़ बोलते हैं इसको, ये माना है। तो इस प्रकार से इनकी संख्या देखोगे आप तो कितनी हो गई? 40। तो मूल व्यंजन तो कितने माने हैं? 33, और कुल व्यंजन 40। याद रखना, वर्ण मत करके आना, ये व्यंजनों की बात हो रही है, ठीक है। तो उन्होंने 33 तो क्या माने हैं? मूल व्यंजन, और 40 क्या माने हैं? कुल व्यंजन। देखिए, मूल व्यंजनों की संख्या 33 है और व्यंजनों की संख्या 40 है, जिसमें संयुक्ताक्षर में दे रखा है क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। हिंदी वर्णमाला की 4 संयुक्त व्यंजन हैं। ळ वर्ण का प्रयोग हिंदी की प्रमुख बोलियों यथा हरियाणवी, मारवाड़ी, गढ़वाली, कुमायूनी के अतिरिक्त देवनागरी का प्रयोग करने वाली मराठी जैसी समृद्ध भाषाओं में भी है। इसके अतिरिक्त
देवनागरीतर लिपियों वाली भारतीय भाषाओं तथा तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और ओडिशा में भी ळ ध्वनि का व्यापक प्रयोग है। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में इनके प्रयोग किए जाने का अवकाश अपेक्षित है, अतः वर्णमाला में विशिष्ट व्यंजन के रूप में ळ वर्ण को स्थान दिया गया है। व्यंजनों को वर्णमाला में सामान्यतः स्वर ए के साथ मिलाकर लिखा जाता है। यानी कि जो वर्णमाला होती है उनमें व्यंजन जो है वह स्वर ए के साथ मिलाकर के लिखे जाते हैं, हलंत नहीं होते हैं। आगे देखिए इसमें अनुस्वार संबंधी नियम क्या दिए गए हैं। अनुस्वार एक व्यंजन है और चंद्रबिंदु स्वर की अनुनासिकता का अभिलक्षण। हिंदी में ये दोनों अर्थवेदक भी हैं, अतः हिंदी में अनुस्वार और चंद्रबिंदु दोनों ही प्रचलित रहेंगे। अनुस्वार क्या होता है? ये अनुस्वार होता है और ये जो इसमें होता है ये क्या होती है? चंद्रबिंदु। जैसे अपन लिखते हैं चांद, है ना, मांग लिखते हैं मांग, तो उसमें भी आता है, जबकि ये होता है अनुस्वार। अनुस्वार हमारे तत्सम शब्दों में भी है, लेकिन चंद्रबिंदु जो है वह तद्भव शब्दों में और देशज शब्दों में हमें देखने को मिलता है। फिर विसर्ग है। विसर्ग को इन्होंने देखिए प्रातः है, ये लिख रखा है, इसमें विसर्ग है। फिर हल चिन्ह है, जैसे उद्भव में जो दय में आया वह हल चिन्ह है। फिर है आगत चिन्ह, एक जिसमें अवग्रह है, जो कि किससे आया है? संस्कृत से। जैसे ये अवग्रह चिन्ह है, जैसे सोहम, सो अहम। फिर एक है अर्धचंद्र, जिसे हम आगत स्वर भी कहते हैं ना, आगत चिन्ह। इनमें कॉलेज, डॉक्टर, यानी अंग्रेजी की जो ओ ध्वनि है, ठीक है, उसके स्थान पर हम क्या काम में लेते हैं? अर्धचंद्र काम में लेते हैं। हिंदी अंक संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ के राजकीय प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, परंतु राष्ट्रपति संघ के किसी भी राजकीय प्रयोजन के लिए भारतीय अंकों के राष्ट्रीयकरण रूप के साथ साथ देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकते हैं। तो ये इसमें भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप दिया गया है और ये देवनागरी अंक यानी हिंदी जो अंक है वो दिए गए हैं। ये अपने 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। वहीं देवनागरी अंक में 1 ऐसे लिखा जाएगा, 2 ऐसे, 3 ऐसे, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 0 को संबोधित करता है। आगे देखिए, ये 12 कड़ी दे रखी है इन्होंने, जिसमें क, का, की, दीर्घ की, कु, बड़ा कु, के, कई, को, कौ, कन और कै। ये दे रखी 12 कड़ी इसमें। देखिए दोस्तों, आपने ध्यान से अगर इसमें देखा हो तो एक प्रश्न इससे बहुत शानदार बनता है कि 12 खड़ी में ऐसे कौन से व्यंजन हैं जिन्हें 12 खड़ी में स्थान नहीं दिया गया है। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें क है, ख है, ग है, ग है, लेकिन इसमें अंगह नहीं है। उसके बाद देखो, उसके बाद आप देख पा रहे होंगे इसमें च है, छ है, ज है और झ, लेकिन ए नहीं है इसमें, सीधा ट आ गया। फिर उसके बाद देखिए न तो है, त थ ध न भी है और प फ ब में भी दिया हुआ है। तो कौन से 2 वर्ण बच गए? एक तो ये जो अंगह होता है इसकी 12 खड़ी में प्रयुक्त स्थान नहीं दिया गया है, और ये कौन सा है? एक ये जो ए है जिसमें चंचल में लिखते हैं, इन दोनों को 12 खड़ी में स्थान नहीं दिया गया है क्योंकि इनसे कोई वर्ण स्टार्ट ही नहीं होता है।
देखिए इसमें नोट लगाकर दिया हुआ है कि व्यंजनों के साथ री का संयोग होने पर शब्दों का निर्माण इस तरह होता है: कृपा, गृह, घृणा, तृप्ति, पृष्ठ, मृत, श्रृंगार, सृष्टि। बाराखड़ी में अंगय और ये नहीं रखे गए हैं। इनका प्रयोग केवल संयुक्ताक्षर के रूप में ही होता है। बाराखड़ी में इनको स्थान नहीं दिया गया है, इनका प्रयोग केवल संयुक्ताक्षर के रूप में ही होता है। जैसे हम लिखते हैं चंचल, तो ये जो संयुक्ताक्षर बना है ऐसे ही इनको काम में लेते हैं। इनकी बाराखड़ी में इनको स्थान नहीं दिया गया है। परिवर्धित देवनागरी। परिवर्धित देवनागरी देवनागरी लिपि का वह रूप है जिसमें मूल देवनागरी लिपि में कुछ प्रतीक चिन्ह, विशेषण चिन्ह जोड़े गए हैं। परिवर्धित चिन्हों को जोड़ने का मूल उद्देश्य यह है कि देवनागरी लिप्यंतरण करते समय अर्थवेदक की स्थिति में संबंधित भाषा की विशिष्ट ध्वनियों का लेखन संभव हो सके।